यस, हम चैप्टर पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। इसमें देखो हमने दो भागों में इसको डिवाइड कर रखा था। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सारे एलिमेंट्री कैनाल के जो भी पार्ट्स हैं सारे हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमने कहा कि हम मेन 3 ग्लैंड्स है इसमें, ठीक है, वैसे 4 कह सकते हैं हम, ठीक है। एक तो हो गई हमारी सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरी कौन सी थी बेटा? हमने कल पढ़ी थी पेनक्रियाज, एक लीवर, एक इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइन के खुद के अंदर ग्लैंड्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुद के अंदर ग्लैंड्स होती है, वो भी बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन करती है और वो एंजाइम भी डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो हम सिलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, पेनक्रियाज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लीवर और इंटेस्टाइन। पहले हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में और इनके पढ़ने के बाद हमारा आएगा टॉपिक आएगा डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लीवर। किसके बारे में? लीवर। ठीक है, देखो इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है बेटा? सबसे इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बेटा? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका जो वेट होता है, लगभग वेट कितना होता है? इसका वेट याद रखना है आपको, 1.2 to 1.5 kg इसका वेट होता है। और ये किस साइड में प्रेजेंट होती है? सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम। जो डायफ्राम है उसके बिलो, नीचे होती है। तो हम कहेंगे कि ये सिचुएटेड होती है बेटा, सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होती है ये? एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पर? बिलो, याद रखना है, बिलो डायफ्राम। कहाँ पे? डायफ्राम के नीचे ये प्रेजेंट होती है। और देखो सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका जो वेट है वो 1.2 से 1.5 kg है और ये एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। इसके आगे देखो, इसके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? इसके जो 4 लोब होते हैं, इट हैज़ 4 लोब। कितने 4 लोब होते हैं इसके? इधर देखो, इट हैज़ 4 लोब। कितने लोब होते हैं? 4 भागों में ये डिवाइड होती है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो देख लो। देखो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम में हमें पता चल जाएगा। लेफ्ट पार्ट ये हो जाएगा इसका लेफ्ट इधर, तो इसका डायग्राम जैसे इसका पोस्टीरियर व्यू है, और इधर ही ये प्रेजेंट होता है हमारे गाल ब्लैडर। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? गाल ब्लैडर, ठीक है। तो इस तरह का ये लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया राइट लोब। राइट लोब ये हो गया हमारा लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब, ठीक है। अब 2 लोब और है, एक है हमारे, देखो ये वाला लोब है, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेट लोब। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट लोब। और ये वाला लोब है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैडुअल लोब। कौन सा? क्वेडेट लोब। कौन सा लोब? ऐसे 4 लोब हो गए। कितने लोब हो गए इसका? लीवर के 4, याद रखना। लेफ्ट लोब, राइट लोब बड़ा वाला,
ये दो बड़े हो गए लेफ़्ट और राइट, और इसमें भी फिर पोस्टीरियर व्यू देखेंगे, पीछे से इसको देखेंगे तो दो लोब और दिखाई देंगे, एक है ये क्वाड्रेट लोब और एक है क्वेडेट लोब। इस तरीके से ये इसका डायग्राम होता है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है हमारे गाल ब्लैडर। क्या प्रेजेंट होता है? गाल ब्लैडर। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हमारे गाल ब्लैडर। ठीक है, तो ये इसका 4 लोब है पूरे। ठीक है, याद रखना। देखो लीवर सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका वेट 1.2 से 1.5 kg है, और ये एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होती है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। हम कह रहे हैं कि जो लीवर होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हो गए बेटा? याद रखना, 4 पार्ट को इसको एक बार डिवाइड करूँ तो 2 मेन लोब होते हैं इसमें। क्या होते हैं? 2 मेन लोब और 2 होते हैं स्मॉलर लोब। क्या होते हैं? 2 स्मॉल लोब। ठीक है, मेन लोब कौन से हो गए? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। कौन सा हो गया? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जबकि 2 स्मॉल लोब में कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा क्वेड्रेट लोब और एक हो जाएगा क्वाड्रेट लोब। तो ये 2 स्मॉल लोब में कौन से हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे अपने ये क्वेड्रेट लोब और एक हो जाएगा हमारे क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको कितने भागों में बांट दिए हैं? 4। ठीक है, 4 भाग हो गए इसके, 2 तो मेन लोब, 2 स्मॉल लोब। ठीक है, मेन लोब कौन कौन से हो गए? राइट लोब और लेफ्ट लोब। और 2 स्मॉल लोब कौन से हो गए? क्वेड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। और इसके यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है हमारे गाल ब्लैडर। ठीक है, तो गाल ब्लैडर कहाँ किस पर अटैच होता है? लीवर राइट लोब पर। किस पर प्रेजेंट होता है? राइट लोब ऑफ लीवर पर अटैच होता है। आगे देखो, अब देखो ये लीवर होता है ना, इसमें बहुत सारी ये हेपेटाइटिक लोब कहलाते हैं और इसमें बहुत सारी सेल्स होती है। क्या होती है? इनमें बहुत सारी ऐसे सेल्स होती है, इनको बोलते हैं हिपेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? हिपेटिक सेल्स। ठीक है ना, ये जो हिपेटिक सेल्स होते हैं ये बाइल जूस का सिक्रेशन करते हैं। किसका सिक्रेशन करते हैं? ये बाइल जूस का, बाइल जूस। ठीक है, तो समझ में आया कि लीवर के कितने पार्ट हो गए? 4। ठीक है, 2 मेन लोब हो गए, 2 स्मॉल लोब हो गए। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि जो लीवर है उसमें बहुत सारी क्या होती है? हिपेटिक सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है? हिपेटिक सेल्स होती है। ये हिपेटिक सेल्स होती है, इनका काम क्या है? ये काम करती है बेटा, प्रोड्यूस करती है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करती है? बाइल जूस। ठीक है, अब ये बाइल जूस प्रोड्यूस करती है, ये स्टोर कहाँ होता है? ये स्टोर होता है हमारे गाल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। ठीक है ना, इसके अलावा लीवर में और कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? देखो लीवर में एक प्रेजेंट होती है कुफर सेल। कौन सी सेल? कुफर सेल। अब ये कुफर सेल्स का क्या फंक्शन है? ये करती है फेगोसाइटिक फंक्शन। क्या करती है? फंक्शन इज फेगोसाइटोसिस। कैसा काम करती है ये? फेगोसाइट्स का। फेगोसाइट्स का मतलब जैसे अमीबा कैसे अपने भोजन को अंदर लेता है, ठीक है ना, तो अमीबा अपने भोजन को फेगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर लेता है ना, वैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई एंटीजन है तो उसको किल करने का काम ये कुफर सेल्स करती है लीवर के अंदर। और किस मेथड्स के द्वारा किल करती है? फेगोसाइटोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? फेगोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, ये तो थी इसकी एनाटॉमी। अब हम आगे देखते हैं लीवर के क्या फंक्शन है। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं लीवर कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस। कौन सा सीक्रेट करता है बेटा? बाइल जूस। अब इस बाइल जूस में प्रेजेंट क्या है? बाइल पिगमेंट। बाइल जूस में और क्या प्रेजेंट होता है? बाइल साल्ट। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? बाइल साल्ट्स। ठीक है, अब देखो बाइल साल्ट क्या फंक्शन करता है? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। किसमें? इमल्सन ऑफ फैट।
अब इमल्सन का मतलब क्या होता है, ये देख लो, इमल्सन का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, कन्वर्ट फैट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। मतलब जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, बाइल साल्ट का। किसका है बेटा, बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट किसमें हेल्प कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इसमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं, इन पिगमेंट का नाम याद रखना है आपको, बिलिविडिन और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन याद रखना है, दो बाइल पिगमेंट के नाम आपको याद रखने हैं। तो मेन देखो ये बाइल जूस का क्या फंक्शन हो गया, बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है, तो बाइल पिगमेंट है इसमें, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ये दो पिगमेंट का नाम याद रखना है। पूछ ले कौन से पिगमेंट सीक्रेट होते हैं, तो याद रखना है कि बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। और बाइल साल्ट का क्या फंक्शन है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। और इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। ये तो हो गया। इसके अलावा और क्या फंक्शन है लीवर के, वो देखते हैं। देखो ये जो ब्लड में एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज होता है, कौन सा, एक्सेस ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। अब उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। किसके रूप में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन को फिर जरूरत होने पर क्या कर दिया, ग्लूकोज की अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर ग्लाइकोजन को वापस किस में चेंज कर दिया जाता है बेटा, ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहलाती है, याद रखना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। और वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, किसमें, देखो इधर ग्लाइकोजन हो गया, इसको वापस किस में बदलना, ग्लूकोज। ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये जी है, जिनोलाइसिस। ये प्रोसेस कहाँ होती है, लीवर में। तो ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होगी, लीवर में। इसके अलावा और ये क्या हेल्प करता है, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लीवर किस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब देखो एक प्रोसेस और है, ठीक है, प्रोटीन को किस में बदल देना, प्रोटीन एंड फैट को ग्लूकोज में बदलना। किस में, जैसे ये प्रोटीन है एंड फैट है, उस प्रोटीन और फैट को किस में बदलना, ग्लूकोज में। किस में, ग्लूकोज में। ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तो ये भी प्रोसेस कहाँ होती है, लीवर में। प्रोटीन और फैट को किस में बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में। तो याद रखना, देखो लीवर क्या करता है, एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनेसिस, याद रखना। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और प्रोटीन और फैट को ग्लूकोज में बदलने की जो प्रोसेस होती है, चेंज करने की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ये काम करते हैं लीवर, और ये प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। और देखो ये क्या काम करता है लीवर, ये अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। किस में बदलता है, तो एक और काम हो गया, ये अमोनिया को किस में बदल देता है बेटा, अमोनिया को चेंज करता है ये किस में, यूरिया में। किस में, यूरिया में। और अगर हम बात करें एम्ब्रियो के समय, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तब लीवर क्या करता है, एम्ब्रियो के दबे किसमें, एम्ब्रियो लीवर, ठीक, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। किसका, ब्लड सेल्स फॉर्म करता है। तो लीवर के मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है।
और देखो ये हिपेरिन बनाता है, क्या बनाता है? हिपेरिन, ठीक है ना। ये हिपेरिन बनाता है, ठीक है ना। ये हिपेरिन क्या करता है? ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। आपको पूछ ले कि ब्लड क्लॉटिंग को कौन रोकता है, तो हिपेरिन। इसलिए तो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनते हैं। उस ब्लड के क्लॉट्स को बनने से रोकने के लिए क्या प्रेजेंट होता है ब्लड में? हिपेरिन। और वो उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? लीवर। इस तरीके से हमने देखा कि इसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन होते हैं। और देखो ब्लड क्लॉटिंग में भी जो हेल्प करता है, कौन सा आपको पता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये किस में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। किस में हेल्प करते हैं बेटा? ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका भी फॉर्मेशन कौन कर रहा है? लीवर। ब्लड को क्लॉटिंग रोकने के लिए हिपेरिन का फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है? लीवर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं इसके लीवर के, कि प्रोटीन और फैट को भी किस में बदल देता है? ग्लूकोज में, ठीक है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि लीवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ। देखो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है, लीवर उसको क्या करता है? एज ए ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। अब देखो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस, और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और प्रोटीन और फैट को ग्लूकोज में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोनियोजिनेसिस। इसके अलावा ये इसका क्या फंक्शन है? ये प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ये हिपेरिन का फॉर्मेशन करता है। हिपेरिन ब्लड में प्रेजेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। इसके अलावा ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन भी बनाता है जो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। जैसे अगर कहीं चोट लग गई है और ब्लड बहुत फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने का काम भी किसका है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का। तो इसका फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है? लीवर। एम्ब्रियो के समय लीवर किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं लीवर के। इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म। चलो हम देखो तीनों ग्लैंड्स की हम बात कर चुके हैं। पेनक्रियाज है और सलेवरी ग्लैंड है और लीवर। लीवर इज़ अ बेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस क्या है, अब कैसे कैसे डाइजेशन होता है वो देख लेते हैं हम। आगे हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। क्या प्रोसेस है बेटा? मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। देखो डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग स्टेप। देखो इसके अगर हम बात करें ह्यूमंस में, ठीक है, तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको हमने अलग अलग स्टेप कन्वर्ट कर दिए हैं। टोटल हमने इसके 5 स्टेप बनाए हैं। कितने स्टेप बनाए हैं? 5। वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं? देखो पहला है इंजेशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस कौन सा है? डाइजेशन। पहले भोजन को अंदर लेंगे ना, भोजन को चबाएंगे, उसको निगलेंगे तो वो हो गया इंजेशन। फिर वो भोजन स्टोमक में चला जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहाँ पर उसका क्या होगा? डाइजेशन। फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? अब जो न्यूट्रिएंट है जो डाइजेस्ट हो गए उसका एब्जॉर्प्शन होगा। फिर एसिमिलेशन, ठीक है, और लास्ट हमारा आ जाएगा इंजेक्शन, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना। तो आज हम ये 3 प्रोसेस पढ़ेंगे, बाकी की हम आज हम 2 प्रोसेस पढ़ेंगे, ये बाकी की हम 3 कल देखेंगे, ठीक है। अब देखो भोजन 5 स्टेप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है पूरी मैकेनिज्म को। याद रखने हैं कौन कौन से स्टेप है? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन। ठीक है, तो हम पहला स्टेप ले रहे हैं अब इंजेक्शन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक हो।
इन द फर्स्ट स्टेप फूड इज च्यूइंग एंड मैस्टिकेटेड। फूड को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। फूड को क्या किया जाएगा? च्यूइंग एंड मस्टिकेटेड। मस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? चबाना। ठीक है, मस्टिकेटेड का मतलब क्या है? चबाना बेटा। तो सबसे पहले भोजन हम लेंगे, हमारे बक्कल कैविटी में जाएगा, वहाँ पर हम क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ टीथ उसको भोजन को क्या करेंगे? मस्टिकेटेड करेंगे, उसको चबाएंगे। और देखो ये तो चबाने के बाद आप क्या करोगे? भोजन का स्वेलो क्या करोगे? उसको निगलेंगे। क्या करेंगे? तो अब भोजन को निगलने में कौन हेल्प करता है? हमारी टीथ एंड टंग। विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। तो टीथ एंड टंग की हेल्प से हम क्या करेंगे? भोजन को निगल लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो भोजन है इसके अंदर मुंह में क्या मिक्स क्या हो जाएगा बेटा? फूड के साथ मिक्स हो जाएगा सलाइवा। क्या मिक्स हो जाएगा? सलाइवा। अब जब भोजन के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है तब वो अब फूड नहीं कहला के वो क्या कहलाएगा बेटा? बोलस। क्या कहलाएगा? बोलस। ये याद रखना, भोजन के अंदर सलाइवा मिक्स होने के पर पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भोजन के अंदर जब सलाइवा मिक्स हो जाता है, ठीक है, तब उस फूड को क्या बोलते हैं? उस फूड को फिर बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। इसका मतलब आपने जो फूड खाया है मुंह में उसको चबा दिया है, उसके अंदर अच्छे से सलाइवा मिक्स हो गया है। अब वो जो फूड है, अब वो फूड नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बेटा? बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलस। तो इंजेक्शन में आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट याद रखना है बस। इंजेक्शन में याद क्या रखेंगे? पहले हमने भोजन को मुंह में लिया, तो फिर उसका च्यूइंग या मैस्टिकेटेड, उसको चबाया अच्छे से, ठीक है, और उसके अंदर अच्छे से सलाइवा मिक्स हो गया है। क्या मिक्स हो गया है? सलाइवा मिक्स हो गया है। और उसके बाद हम उसको निगलते हैं, ठीक है। तो निगलते किसकी हेल्प से? टीथ एंड टंग की हेल्प से। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है इंजेक्शन। अब आगे वाली जो प्रोसेस है हम पढ़ेंगे डाइजेशन। अब भोजन का डाइजेशन कैसे कैसे होगा? पूरे इंटेस्टाइन, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है और किस पार्ट में किसका डाइजेशन होता है, इसको हमें अच्छे से समझना है। अब देखो हमने इसको अलग अलग बांट रखा है। पहले हम बात करेंगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी कि भैया बक्कल कैविटी में डाइजेशन किसका होता है। तो देखो हमें पता है कि बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? सलाइवा। और इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवा में? इसमें एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है? सिलेवरी एमाइलेज। सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सिलेवरी एमाइलेज। ये एंजाइम क्या काम करता है? देखो ये क्या करेगा? जो पॉलीसैकेराइड है उसको किसमें बदलेगा? डाइसैकेराइड में। किसमें? तो पॉलीसैकेराइड का डाइसैकेराइड में बदलने का काम कौन सा एंजाइम का है? याद रखना, सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम का। किसका? तो सबसे पहले डाइजेशन किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। आपको पूछ लिया सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो गया। बक्कल कैविटी से किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया है? कार्बोहाइड्रेट का। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। डाइसैकेराइड भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो डाइजेशन का मतलब भी तो यही होगा। डाइजेशन का मतलब क्या होगा? लार्ज मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देना? लार्ज मॉलिक्यूल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? स्मॉल मॉलिक्यूल में। किसमें? स्मॉल मॉलिक्यूल में। तो डाइजेशन का मतलब यही होता है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो आपको याद रखना है कि अगर बक्कल कैविटी का आ जाए कि बक्कल कैविटी में किस तरह का डाइजेशन होता है, तो आपको सीधा सा बताना है कि सलाइवा होता है, सलाइवा में एंजाइम होता है सिलेवरी एमाइलेज। ये क्या करता है? पॉलीसैकेराइड को किस में बदल देता है? डाइसैकेराइड में। इसके बाद देखो बक्कल कैविटी हो गया डाइजेशन। उसके बाद ओसोफेगस में किसी टाइप का कोई डाइजेशन होता नहीं है। ये तो एक कनेक्टिंग डिवाइस है ताकि जो बोलस है, अब उसको हम क्या बोलेंगे? बोलस। वो बोलस कहाँ तक पहुँच जाए? स्टोमक तक, ठीक है। तो आगे वाला जो प्रोसेस होगा, बक्कल कैविटी वाला समझ में आ गया। आगे वाला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? डाइजेशन इन स्टोमक। किसमें? डाइजेशन इन स्टोमक। किसमें होगा? अगर डाइजेशन स्टोमक में होगा डाइजेशन, ठीक है। अब देखो
मेनली पार्शली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन द, मतलब प्रोटीन का होता है जो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पर। मेनली डाइजेशन किसका होगा, इसमें स्टमक की बात करेंगे तो मेनली डाइजेशन किसका होगा बेटा, प्रोटीन का। किसका होगा, प्रोटीन का। और कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, पार्शली डाइजेशन होगा, कुछ पार्ट प्रोटीन का यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा। अब देखो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक जूस, इसमें इसको जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक में जो जूस प्रेजेंट होता है उसमें बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब इसमें प्रेजेंट क्या क्या होगा, HCl गैस्ट्रिक जूस में, म्यूकस, और एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, और स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक, तो देखो स्टोमक में जो जूस प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। देखो लीवर से सीक्रेट होने वाला जूस क्या कहलाता है, बाइल जूस। पेनक्रियास से होने वाला पेनक्रियाटिक जूस, और स्टोमक में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट क्या क्या होते हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये गैस्ट्रिक जूस की जो नेचर है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है, HCl एसिड है, तो इसका नेचर भी कैसा होगा गैस्ट्रिक जूस का, एसिडिक। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों होगा, देखो एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करता है, ये पेप्सिनोजन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में बदलना है हमें। किस में बदलना है, पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में। किस में, तो ये काम कौन करता है, HCl। कौन करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट। कौन करता है, एसिडिक। तो स्टोमक में एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनएक्टिव पेप्सिनोजन किस में बदल जाएगा, एक्टिन पेप्सिन में बदल जाएगा। और ये पेप्सिन फिर क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। फिर ये पेप्सिन किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में। तो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलेगा, पेप्सिन। यहाँ तक समझ में आया। और एक देखो इसमें पाया जाता है रेनिन एंजाइम। कौन सा होता है, रेनिन। रेनिन एंजाइम क्या करता है, मिल्क जो प्रोटीन है, रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रेनिन। ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसिन। उस मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, कैसिन। देखो बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है रेनिन एंजाइम। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रेनिन एंजाइम की मात्रा कम होती जाती है। ऐसे ही तो जब बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिल्क को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है, मिल्क को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर फिर धीरे धीरे रेनिन एंजाइम का जो स्तर है वो घटता जाता है। ठीक है ना, उसका लेवल कम होता जाता है। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे गैस्ट्रिक लाइपेज। ये किसके हेल्प करेगा, फैट के डाइजेशन में। किसमें, देखो ये फैट है, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये फैटी एसिड एंड, तो फैट को किसमें बदल देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, उसमें कन्वर्ट कर देगा। देखो HCl क्या काम कर रहा था, HCl स्टोमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था। याद रखना, HCl एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था, जिससे क्या होगा, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन है वो एक्टिव पेप्सिन में बदल जाएगा। फिर ये पेप्सिन जब एक्टिव हो जाएगा तो ये किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा पेप्सिन, और उसको पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। इसके अलावा देखो इसमें गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम। ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसिन के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा हमने बात की थी गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और फैट को किस में बदल देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये म्यूकस क्या काम करता है, देखो ये स्टोमक की चारों तरफ जो वॉल है उसके चारों तरफ ये म्यूकस की लेयर बन जाती है, ताकि क्या हो, ये एसिड का जो इफेक्ट है
वो जो स्टोमक की वॉल पर ना हो, स्टोमक की जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक इफेक्ट से बचाता कौन है स्टोमक की वॉल को? म्यूकस। कौन बचाता है? म्यूकस। तो ये सारा जो डाइजेशन था हमने देख लिया कि ये डाइजेशन किसमें था? स्टोमक में। याद रहेगा कि ये मेनली जो पार्शियली डाइजेशन करता है बेटा प्रोटीन का। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। याद रखना इसमें पाया जाने वाला जूस क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक जूस। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज। एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा? पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिव पेप्सिन में बदल दिया जाएगा। ये प्रोटीन है, फिर ये पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और किस में बदल देगा? पॉलीपेप्टाइड में। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। इसी तरह रेनिन एंजाइम प्रेजेंट है, ये मिल्क प्रोटीन कैसिन का डाइजेशन करता है। इसके अलावा फैट को डाइजेशन करने के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ? गैस्ट्रिक लाइपेज, जो फैट को डाइजेस्ट करके किसमें बदल देगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। आगे हम देखेंगे डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भोजन आ गया है, पहले बोलस कहला रहा था। क्या कहला रहा था? बोलस। अब स्टोमक में जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो जो भोजन है वो क्या कहलाता है बेटा? काइम। क्या कहलाता है? काइम। अब वो फूड क्या कहलाएगा? काइम। पहले क्या कहलाया था? वो बोलस। माउथ से डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या कहलाया था? बोलस। अब क्या कहलाएगा? ये स्टोमक में डाइजेशन होने के बाद फूड क्या कहलाता है? काइम। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। अब देखो भोजन क्या कहला रहा है? कायम। क्या कहला रहा है? कायम। तो ये कायम कहेंगे हम। अब कायम कहाँ एंटर करेगा? ये एंटर करेगा बेटा, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में करेगा? ड्यूडेनम में। किसमें? ड्यूडेनम में। तो मोस्ट ऑफ जो डाइजेशन हो जाएगा वो यहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ड्यूडेनम में क्या होता है? जो भोजन आया है कायम वो एसिडिक एनवायरनमेंट का है। कैसा है? एसिडिक, क्योंकि वहाँ HCl प्रेजेंट था तो कायम भी कैसा है? एसिडिक। लेकिन जो ड्यूडेनम के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है वो एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। किसमें? तो यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन किया जाएगा, जो कायम को किसमें बदल देगा? कायम को क्या कर देगा बेटा? न्यूट्रल। क्या कर देगा? न्यूट्रल। एसिडिक एनवायरनमेंट इसका कम कर देगा ये, ठीक है। बात आई समझ में? देखो भोजन जो कायम आया है वो स्टोमक से किसमें आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। अब ड्यूडेनम पार्ट में जब कायम आया है तो इसका तो नेचर कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करता है? ड्यूडेनम एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करता है ताकि कायम क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो पेनक्रियाटिक जूस आएगा। ड्यूडेनम में कौन सा जूस आएगा बेटा? पेनक्रियास से आने वाला पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और लीवर से कौन सा आएगा? बाइल जूस। ये दोनों पेनक्रियास से निकलने वाले जो जूस है पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, लीवर से निकलने वाले जूस को लिवर बाइल जूस कहते हैं। ये सभी किस में आएंगे? ड्यूडेनम में। किस में आएंगे? एंटर किस में करेंगे? ये एंटर करेंगे बेटा ड्यूडेनम में। और इंटेस्टाइन की खुद की जो ग्लैंड्स होती है, अभी मैंने बात की थी आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल की जो खुद की ग्लैंड होती है वो खुद भी क्या करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। अब देखो हमें देखना है कि पेनक्रियाटिक जूस से कौन से हो रहे हैं सिक्रेशन, बाइल जूस से, इंटेस्टाइन ग्लैंड से कौन से एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो देख लेना कि डाइजेशन में क्या क्या होता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है वो किस किस का सिक्रेशन कर रहा है? देखो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करेगा हमारे, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करेगा ट्रिप्सिन का, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज,
एंजाइम। अब देखो ये सारे पहले किस में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, पहले इनमें क्या किया जाता है, इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें, एक्टिव फॉर्म में। तो ट्रिप्सिनोजन है, ये ट्रिप्सिनोजन है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिनोजन में। और इस ट्रिप्सिनोजन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिप्सिन में। किस में, कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज। ये इंटेस्टाइन द्वारा सीक्रेट होने वाला एंजाइम है। तो ये ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा, ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा बेटा, ये काइमोट्रिप्सिन में। किस में, अब ये ट्रिप्सिन किस में बदल देगा इसको, देखो ट्रिप्सिनोजन था इंटेरोकाइनेज, इसको ट्रिप्सिन में बदल दिया। किस में बदल दिया, ट्रिप्सिन में। अभी काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, वो ट्रिप्सिन इसको किस में बदल देगा, काइमोट्रिप्सिन में। मतलब देखो ये इनएक्टिव फॉर्म है। किस फॉर्म में, ये इनएक्टिव फॉर्म है, और ये इनके क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है। अब एक एंजाइम प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, वो किस फॉर्म में होता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज के फॉर्म में है। इसको किस में बदल देगा, ये ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। किस में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। ये इनएक्टिव फॉर्म है, और इसको किस में बदल दिया है, एक्टिव फॉर्म में। ठीक। तो देखो मेन कितने एंजाइम्स कन्वर्ट हो गए हैं हमारे, 3। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम। ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी डाइजेशन, किस किस के डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब हमने कहा कि ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन किस में हेल्प करेगा, ट्रिप्सिन है, ये काइमोट्रिप्सिन है, ये किस में हेल्प करेगा, पॉलीपेप्टाइड। देखो पॉलीपेप्टाइड, तो ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किस में चेंज कर देगा, डाइपेप्टाइड में। किस में, डाइपेप्टाइड में। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करेगा, जैसे ये डाइपेप्टाइड है, इसमें कौन सा है एंजाइम, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज इसको किस में बदल देगा बेटा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। किस में बदल देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल देगा। इसके अलावा देखो इसमें बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ठीक है। माल्टेज कौन सा एंजाइम होता है, देखो जो माल्टोज को किस में बदल देगा, माल्टोज को बदलेंगे हम, इसको मैं अलग से बता देता हूँ, ये समझ में आ गया। इसके अलावा एंजाइम देखो कौन कौन से सीक्रेट होते हैं इंटेस्टाइन के द्वारा। माल्टोज को बदलने वाला माल्टेज एंजाइम, कौन सा, तो एक तो हो गया माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। ये किस में बदल देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज को किस में बदलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देगा, चेंज कर देगा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। एक होगा लैक्टोज, तो इसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, लैक्टेज। कौन सा होता है, ये किस में बदल देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। इसके अलावा होता है सुक्रेज, तो वो किस में बदलेगा बेटा, सुक्रोज को किस में बदल देगा, सुक्रेज। ये किसको देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में। ठीक है। डीएनए और आरएनए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, आरएनएज। कौन सा होगा, आरएनएज। और ये क्या करेगा, इसको किस में बदल देगा, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को तो बदल देगा डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में, और आरएनए को किस में बदल देगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड में। इस तरीके से ये पूरा डाइजेशन लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में कंप्लीट हो जाता है, ड्यूडेनम पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माउथ बकल कैविटी में किसका डाइजेशन हुआ,
फिर स्टोमक में किसका डाइजेशन हुआ, कौन से एंजाइम सीक्रेट हुए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन हुआ। इस तरीके से ये डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होती है वो हमारी कंप्लीट होती है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।